बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार बनाया है और वो ट्रस्ट जब बना था 1949 में, जब अपना संविधान लागू होने के पहले बिहार सरकार का एक असेंबली का कानून है कि जो वहां ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट में 4 लोग बुद्धिस्ट, 4 लोग हिंदू और कलेक्टर वहां का हिंदू होगा तो उसका चेयरमैन, इसी तरह का वो कानून है। तो देश भर के बौद्धों की मांग ऐसी है कि ये हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल है और बुद्धिस्ट टेम्पल के ट्रस्ट में सभी बौद्ध होना चाहिए। और 1949 के जो एक्ट बना है वो एक्ट संविधान स्वीकारा गया था 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब दे दिया था तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट है, इसमें सभी का योगदान है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। और संविधान का नाम जब आता है तब वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम आता है। तो ये जो बाबा साहब ने ड्राफ्ट दिया था 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उसको अपन रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो ये जो एक्ट है ये एक्ट 1949 का है। तो देश भर के बौद्धों की, अम्बेडकराइट लोगों की मांग ये है, जिस तरह हिंदू मंदिर का ट्रस्ट होता है तो उसमें दूसरे धर्म का आदमी नहीं होता है, मुस्लिम धर्म का भी कोई ट्रस्ट होता है तो उसमें तो दूसरा कोई नहीं होता है, क्रिश्चियन धर्म का कोई ट्रस्ट होता है तो उसमें सभी क्रिश्चियन होते हैं। इसीलिए बुद्धिस्ट लोगों का जो बुद्धिस्ट टेम्पल का जो ट्रस्ट है उसमें सारे बुद्धिस्ट ट्रस्टी के मेंबर होना चाहिए। इस मांग को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है और मैं बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं मिला, उनको मैंने एक मेमोरेंडम दिया है। ऐसा ये विषय भारत सरकार के हाथ में नहीं है कि बिहार सरकार ने ही उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है उस एक्ट में। और जो 4 हिंदू धर्म का जो हिंदू लोग बुद्धिस्ट टेम्पल के ट्रस्ट में है उनको हटाकर वहां 8 ही मेंबर बुद्धिस्ट होना चाहिए और उसका चेयरमैन भी बुद्धिस्ट होना चाहिए। इसी तरह की मांग को लेकर पूरे देश भर में बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध समाज का, अम्बेडकराइट समाज का आंदोलन हो रहा है। तो आज यहाँ एक सम्मेलन यहाँ रखा गया है। यहाँ जो गुजरात में जो हमारे अम्बेडकराइट लोग हैं, कुछ बुद्धिस्ट लोग हैं, तो उन्होंने उस सम्मेलन में मुझे बुलाया है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सहयोग से सभी बुद्धिस्ट लोगों का एक सम्मेलन यहाँ रखा गया है। इसीलिए आज मैं यहाँ अहमदाबाद में आया था। महाराष्ट्र में 29 कारपोरेशन के चुनाव थे, उसमें हमारी आरपीआई जो है, आरपीआई बीजेपी के साथ, शिवसेना के साथ थी और 29 कारपोरेशन में से कम 25 कारपोरेशन में हमारी जो महायुति है, एनडीए है, उसको सफलता मिली है। और मुंबई में ठाकरे बंधु एक साथ आने के बावजूद भी वहां बीजेपी को 89 सीटें मिली है और 29 सीटें एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को मिली है। अजीत दादा पवार जो एनसीपी के, उनको तो 3 सीटें मिली है। तो इसी तरह क्लियर मेजोरिटी हमको मिली है। वहां मुंबई में 227 सीट्स है टोटल, तो क्लियर मेजोरिटी हमारे पास है। तो इस मंथ के एंड में वहां मेयर का इलेक्शन होगा और उसमें हमारी महायुति का मेयर बनेगा, क्योंकि हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है और भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी पूरे राज्य में इस चुनाव में बनी है। तो इसी तरह हम चुनाव में विजयी थे, तो मैंने आज यहाँ 8 डेट हमने दिया था। तो इसी तरह हम कोई
किसी धर्म का विरोध करने का विषय नहीं है। अपना अपना धर्म का पालन सबको करने का अधिकार है। लेकिन हमारे ट्रस्ट में अगर हमारे बुद्धिस्ट लोग अगर हिंदू मंदिर के ट्रस्ट में नहीं है, मस्जिद के ट्रस्ट में नहीं है, चर्च के ट्रस्ट में नहीं है, तो इसमें नहीं होना। इतना ही हमारी मांग है कि पूरे ट्रस्टी हमारा होना चाहिए। और इसमें जो नीतीश कुमार जी की सरकार है उनको भी मैं मिला हूं, उनके साथ मैंने आधा घंटा तक बात की है। वहां के जो गवर्नर उनके साथ मैंने बात किया है और लगातार हमारी कोशिश है कि भाई ये ट्रस्ट में बदलाव होना चाहिए। तो इसके लिए आज मैं इधर आया हूं। वैसा पूरे भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और आज अपने देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है और अमेरिका नंबर 1 पर है, 2 नंबर पर चाइना है, 3 नंबर पर जर्मनी है और 4 नंबर पर अपनी इकोनॉमी आ गई है। और उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है, पूरा डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह पूरे देश भर में हो रहा है और मेड इन इंडिया के नारे को उन्होंने एकदम एक्टिव बनाने का काम किया है। यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्री यहाँ ही डालनी चाहिए, जो सामान लगता है वो यहाँ ही प्रोडक्ट होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे उद्योगपतियों को मैक्सिमम मदद करके, छोटे मोटे उद्योगपतियों को मदद करके मेड इन इंडिया को मजबूत करने की हमारी भूमिका है। उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी मतलब खत्म होने के लिए, करने के लिए मेड इन इंडिया को और भी ज्यादा तेज बनाने की आवश्यकता है। और हमारे देवेंद्र फडणवीस लाओस गए हैं और वहां भी मतलब वहां से वो इन्वेस्टमेंट वहां से लाएंगे महाराष्ट्र के लिए। और नरेंद्र मोदी जी के पहल से भी पूरे देश भर में, गुजरात में, सभी देश भर में बड़े बड़े उद्योग खड़े हो रहे हैं, तो उससे अनेक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। यहाँ जो जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने जनधन योजना शुरू की थी 2014 में, तो अभी तक जनधन योजना के अकाउंट खुले हैं पूरे देश भर में 57 करोड़ 3,10,000 इतने ऑल इंडिया में है और गुजरात में 1 करोड़ 96,83,000 इतने अकाउंट पूरे गुजरात में भी खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 50,000 से लेकर 10 लाख तक छोटे मोटे धंधे के लिए लोन देने का एक स्कीम है और ये स्कीम में मतलब ज्यादा कोई गारंटी का विषय नहीं है। तो ये योजना जो चालू हुई थी, अभी इसका 10 लाख का 20 लाख किया है, लेकिन पूरे देश भर में अभी तक 56 करोड़ 31,80,000 इतने लोगों को 2015 से अभी तक लोन मिला है और गुजरात में 1 करोड़ 69,11,000 इतने लोगों को लोन मिला है और इसमें 60% महिलाओं की संख्या है। मतलब जो छोटा सब्जी का धंधा है, कोई और छोटा मोटा धंधा है, वो करने के लिए और लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य है और वो कोशिश हमारी चल रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर की है, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने गांव-गांव की महिलाओं को चूल्हे पर खाना बनाने के संबंध में उनको देखा था। तो चूल्हे पर खाना बनाते वक्त उनकी आंखें लालबुंद होती थी। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते, ऐसे फैमिली के लिए, चाहे वो फैमिली हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, इस कैटेगरी में बैठने वाली फैमिली कोई भी हो, तो उनको गैस सिलेंडर फ्री में देने का निर्णय सरकार ने लिया और ये स्कीम शुरू हुई थी 2016 में उज्ज्वला योजना और अभी तक 10 करोड़ 43 लाख इतने फैमिली को गैस कनेक्शन मिले हैं और गुजरात में कम से कम 43,47,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसके अंदर अभी तक कम से कम 4 करोड़ लोगों को अभी तक पूरे देश भर में आवास मिले हैं और 20 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी ने और 3 करोड़ मकान बनाने की घोषणा की है और उसके लिए बजट भी आवंटित किया है। तो एक भी आदमी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, ये सरकार का कोशिश है
12 करोड़ लोगों को शौचालय भी घर घर में दे दिया है। तो इसी तरह काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, ये योजना ऐसी है कि हर फैमिली को 1 साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने की स्कीम है। और अभी तक मतलब कम से कम 4 करोड़ लोगों को देश भर में इस स्कीम का फायदा अभी तक हुआ है। और तो इसी तरह मतलब हर स्कीम को एक्टिव बनाने का प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी का है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास दिशा से आगे बढ़ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में तो भी कांग्रेस पार्टी हमारे खिलाफ लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। कुछ सीटें थोड़ी थोड़ी उनकी आई है, लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को भविष्य नहीं है। और जब तक नरेंद्र मोदी जी और एनडीए हमारी स्ट्रांग है, तब तक मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मौका सत्ता में आने का नहीं मिल सकता है। और बीजेपी अनेक साल तक सत्ता के बाहर रही है। 1982 में बीजेपी के दो एमपी थे। अभी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पर 182 उनके एमपी बने थे 1998 में। और उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में 2014 में 282 एमपी उनके पूरे देश भर में बने। 19 में 303 बने। और 2024 में हमारा काफी नुकसान हुआ बीजेपी का, एनडीए का। और उसका कारण ये था कि राहुल गांधी जी ने संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इसी तरह की झूठी बातें फैलाने का काम किया था। इसीलिए हमारा भारी नुकसान हुआ था। लेकिन तो भी हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी नेक आदमी है। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को सबका साथ सबका विकास की दिशा से आगे ले जाने वाले हैं। और कोई भी आदमी हो, यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी को मेरा कहना है, जो योजना बनी है उस योजना का फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को भी होता है। ऐसा उधर नहीं है कि भाई मुस्लिमों को नहीं देना है। और जो मेरे मंत्रालय की 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को देने का निर्णय जो हुआ, वो निर्णय मोदी साहब की सरकार ने लिया। और उसमें भी मतलब कोई मुस्लिम होगा तो उसको उसका फायदा ना, ऐसा नहीं है। जो इस कैटेगरी में बैठने वाले हर फैमिली को इसका फायदा होगा। और आज मुस्लिम कम्युनिटी को जो आरक्षण मिलता है, ओबीसी का जो आरक्षण है, उसमें 80% मुस्लिम कम्युनिटी आती है। जो ओबीसी मुस्लिम कास्ट है, ऑलरेडी मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी के रिजर्वेशन जो 27% मिलता है उसमें आती है। और बाकी के जो लोग बचे जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे हर फैमिली को ईडब्ल्यूएस का फायदा होता है, शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन देने का। तो आज हर जाति के बैकवर्ड जो इकोनॉमिक बैकवर्ड जो फैमिली है, उनको उसका फायदा होता है। तो इसी तरह हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है। और 2024 में जो हमारा नुकसान हुआ, उसके बाद लोगों के ध्यान में आ गया है कि भाई संविधान कभी बदल नहीं सकता है। संविधान बदल जाएगा ऐसी अफवाहें फैलाने का काम हो रहा है, लेकिन संविधान बदलेगा नहीं। लोगों के ध्यान में आने के बाद हमने हरियाणा का चुनाव जीता है, बिहार का चुनाव जीता है, दिल्ली का चुनाव जीता है, महाराष्ट्र का चुनाव जीता है। अभी महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुए ये हमने जीते हैं। तो लोगों के ध्यान में अभी आ गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वोट चोरी होता है, इसी तरह की भूमिका राहुल गांधी हमेशा रखते हैं। जरूर इलेक्शन लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां है, मतलब इतने लोगों की, करोड़ों लोगों की लिस्ट है, उसको सुधारने का काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। उससे हमारे सरकार को कोई संबंध नहीं है। और सरकार और इलेक्शन कमीशन एक ऐसी झूठी बातें फैलाने का काम होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन उनका काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको इलेक्शन डिक्लेयर करने का अधिकार है, लिस्ट बनाने का अधिकार है। एसआईआर जो है इसलिए है कि जो डेथ लोग है, ऐसे भी लाखों करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के नाम लिस्ट में है, तो उसको हटाने का काम एसआईआर के माध्यम से हो रहा है।
दूसरा जो एक आदमी का नाम दो दो चार चार जगह पर है। कुछ लोग जिस तरह मुंबई में आ गए रहने के लिए, काम करने के लिए अहमदाबाद में आ गए, तो जिस गांव से आते हैं वहां भी उनका नाम होता है, और अहमदाबाद में भी यहाँ नाम होता है, मतलब ऐसे कुछ लोगों का होता है। तो उसको एग्जामिन करके उनका नाम एक जगह पर होना चाहिए। एक आदमी को एक बार ही वोटिंग करने का अधिकार है, एक आदमी दो जगह पर वोटिंग नहीं कर सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि वोट चोरी होता है, ये झूठा प्रचार है। जब हमारा लोकसभा में नुकसान हुआ तो हमने ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने वोट चोरी किया था, कि उन्होंने बोगस वोटिंग किया था। हमने तो ये बोला कि भाई संविधान के मुद्दे पर इन्होंने नैरेटिव फैलाया, गलत भावना हमारे खिलाफ उन्होंने की, और लोगों को भी ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हमारा नुकसान हुआ, लेकिन तो भी हमारी सरकार आई है। तो मुझे लगता है कि ये जो मशीन आई है, ये मशीन कांग्रेस के कार्यकाल में आई है, ये कोई मशीन नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लाई है। अभी कुछ लोग बोल रहे बैलेट पर करो, तो ठीक है, बैलेट पर निर्णय ले लो। पहले बैलेट पर ही चुनाव होता था, लेकिन उसके लिए काउंटिंग के लिए बहुत टाइम लगता था। इसीलिए मशीन कुछ देशों में है, अभी बैलेट पेपर पर भी कुछ देशों में इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि भाई क्या बैलेट पेपर पर ले सकता है, तो बैलेट पेपर पर भी हमारी तैयारी है। और कोई एकाधा मशीन खराब भी हो सकता है, मशीन जिस तरह आदमी का दिमाग भी खराब होता है, मतलब तो मशीन भी एकाधी बार खराब हो सकती है, तो उसको दुरुस्त करके भी मतलब उसके बाद ये होता है। अभी ये बोलते हैं भाई ये पंजा का बटन दबाएंगे तो कमल का आता है, तो ऐसा तो एकाधी मशीन में हो सकता है। जिस तरह जो पेन की शाही जो है, अभी हमारे महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, तो उसमें कुछ लोगों ने शाही जो है, अभी मेरी शाही अभी तक गई, मैंने जो वोटिंग किया मुंबई में, तो अगर इसको कुछ निकालना है तो कुछ लगाकर ऑयल वो निकलता है। मतलब वो कुछ लोगों ने जो शाही है, ये शाही निकलती है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है वो बोगस वोटिंग वाले हैं, उनको मालूम है कि भाई ये शाही कैसी निकलती है। तो और आजकल बोगस वोटिंग का भी ऐसा है कि वह हर आदमी का फोटो होता है, जो वोटिंग के लिए आदमी जाता है उसके हाथ में उसका कार्ड होता है, उसमें उनका फोटो होता है, और वहां भी जो लिस्ट होती है वहां भी उनका फोटो होता है। तो कोई भी आदमी उधर आएगा तो अभी कोई कोरोना नहीं है, कोरोना के टाइम पर मास्क लगाकर जाकर बोगस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए शाही निकल सकती है, शाही तो हमेशा थोड़ी रहती है, अगर कुछ लगाएगी तो शाही निकलती है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है कि अभी वो पेन का उपयोग नहीं करेगी, अभी अगले इलेक्शन में और कुछ करेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ठीक बात है, हमारा कहना है बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए। जो राहुल गांधी और अपोजिशन बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ममता बनर्जी जो बोल रही है कि भाई वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश के अनेक लोग वहां रहते हैं, और वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल पहले एक ही था, बंगाल पार्टीशन के पहले वहां उनकी भाषा एक ही है, बांग्ला भाषा ही है। तो पार्टीशन के बाद पूर्व पाकिस्तान गया पाकिस्तान में, पूर्व बंगाल गया पाकिस्तान में, और ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल अपने इंडिया में आ गया। तो वहां से अनेक लोग है कि भाई उनका झूठे कागज देकर वो लोग कुछ लोग वोटर बने हैं, तो उसकी जांच भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो ममता बनर्जी बोल रहे कि भाई ये ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा, ममता बनर्जी वहां राज्य की मुख्यमंत्री है और उनके बारे में हमको आदर है कि वो 3-4 बार मुख्यमंत्री बनी है, एक महिला होने के बावजूद भी। कांग्रेस पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी ने अलग अपनी टीएमसी बनाई, और एक बार ममता बनर्जी अटल जी के सरकार में रेल मंत्री भी थी। तो एक महिला इतना काम करती है, हमको भी अभिमान है उनके बारे में। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है वेस्ट बंगाल में, अप्रैल में इलेक्शन अनाउंस हो सकता है, तो अभी वहां बीजेपी सत्ता में आएगी, एनडीए वहां सत्ता में आएगी, और हमें पूरा विश्वास है कि इसीलिए ममता दीदी इसी तरह की नैरेटिव फैला रही है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गुजरात में भी है, और हमारे अशोक भट्टी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी है, बाकी हमारी पूरी कमेटी इधर है,
और मेरी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हर जिले में मेरी पार्टी कच्छ में है, सौराष्ट्र में है, अहमदाबाद में है, मेहसाना में है, पाटन में है, बनासकांठा में है, सूरत में है, नवसारी में है, वलसाड़ में है, बड़ौदा में है। तो ऐसे अनेक जिलों में मेरी पार्टी काम करती है। तो यहाँ मेरी पार्टी और मेरी पार्टी देश के सभी राज्यों में है। मतलब नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए है, वहां मेरे पार्टी को गन्ना किसान से मोल मिला है। मणिपुर में मेरे पार्टी का एक कैंडिडेट लोकसभा लड़ा था, वो तो चुनकर आया नहीं, उनको 1.5 लाख वोट मिला था। तो मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। अभी 2 राज्यों में अगर मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो मेरे पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल सकता है। और आज राष्ट्रीय दर्जा वाली पार्टियां नंबर 1 पर बीजेपी है, नंबर 2 पर कांग्रेस है, नंबर 3 पर बसपा है, नंबर 4 पर आम आदमी पार्टी है। इतनी 4 पार्टियां नेशनल पार्टी है। तो अगर 2 राज्यों में मैं कुछ करूंगा तो मेरी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी बन सकती है। तो इसी तरह मेरा प्रयत्न है, गुजरात में मेरी पार्टी बढ़ाने का मेरा प्रयत्न है। और मेरी पार्टी का एजेंडा है कि खाली दलित लोगों को इकट्ठा नहीं करना है। तो चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, जो संविधान को मानता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानता है, ऐसे किसी भी जाति के आदमी को पार्टी में ले रहे हैं। और अनेक लोग मेरी पार्टी में आ रहे हैं। तो इसी तरह गुजरात में भी मेरी पार्टी और भी स्ट्रांग बनाने का मेरा प्रयत्न है।